हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ सीए मितेश पवार और आज के एसएससी एफआर लेक्चर में हम लास्ट मिनट रिवीजन करने जा रहे हैं आईएफआरएस 16 लीजेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिकी पॉइंट नंबर 1, सेल एंड लीज बैक अकाउंटिंग। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है और वाकई में ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता है बच्चों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होता है क्या आईएफआरएस 15 की कंडीशन पूरी हो रही है क्या। अगर आईएफआरएस 15 की कंडीशन पूरी पूरी हो रही है तो हम क्या करते हैं, सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि हम सेल भी रिकॉर्ड करेंगे और लीज पर क्या ले रहे हैं असेट्स उसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या क्या होगा, सेल करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा सेल के ऊपर, ठीक है। हमारे यहाँ से असेट्स पीपी जाएगी तो उसको डी रिकॉग्नाइज करेंगे। बदले में क्या आ रहा है, आरओयू असेट्स आ रहा है तो आरओयू असेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे। और हमें लीज लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करना पड़ेगी। तो क्या क्या करेंगे हम सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन में। एक तो पीपी पहले तो डी रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके ऊपर गेन या लॉस आएगा वो डी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आरओयू असेट्स रिकॉग्नाइज कर लेंगे और उससे रिलेटेड लीज लाइबिलिटी भी रिकॉग्नाइज कर लेंगे। चलिए तो यहां पर देखते हैं। अगर आईएफआरएस 15 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती, मतलब कि हम असेट्स का कंट्रोल ट्रांसफर नहीं कर रहे, या फिर हम जो फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स है उस पर ट्रांसफर नहीं कर रहे, उससे ज्यादा पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा पर आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो इसको फाइनेंस अरेंजमेंट बोलते हैं। मतलब कि हम एक क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से लोन ले रहे हैं, हम कोई यहां पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम कोई असेट से ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम तो क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लोन अरेंजमेंट। तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है, देखो एफआर लेवल पे तो है ना, साफ साफ लिख के दे देते हैं वो। क्या वो बोलते हैं कि आईएफआरएस 15 की कंडीशन पूरी हो रही है, आप तो अकाउंटिंग बताओ क्या गेन या लॉस होगा इस लीजबैक ट्रांजेक्शन में, और कितने पर आरओयू एसेट से रिकॉर्ड होगी और कितने पर लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी, दैट्स इट, इतना पूछते हैं। तो चलो देखते हैं। तो पहला पहला पॉइंट है हमारा कि कंडीशन मीट ना हो तो क्या होगा। अ सेल अकर्स ओनली इफ आईएफआरएस 15 क्राइटेरिया आर मीट, कंट्रोल ट्रांसफर टू बायर, वैलिड सेल्स प्राइस होना चाहिए। यानी कि ये दोनों कंडीशन मीट हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि आईएफआरएस 15 की कंडीशन फुलफिल हो रही है। इफ नॉट सेल, अगर सेल्स नहीं है ये, अगर आईएफआरएस 15 को फुलफिल नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे, ट्रीटेड एज अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हम हमारे असेट्स को हमारे यही रहने देंगे, मतलब डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो फाइनेंस हमें क्या मिल रहा है, हमें लोन मिल रहा है तो लोन की अकाउंटिंग कर लेंगे, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू लोन लाइबिलिटी, दैट्स इट। चलो तो देख लो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, कैरिंग अमाउंट है $100,000, फेयर वैल्यू है $150,000, सेल कितने में कर रहे हैं, $200,000 में, यानी कि फेयर वैल्यू से ज्यादा में सेल हो रहा है। तो ये क्या है आपका, ये आपका फेयर वैल्यू पर सेल नहीं हो रहा है, मतलब आईएफआरएस 15 की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे इसको, क्या हमको हम इसको लीज सेल एंड लीज बैक बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, हम इसको नॉर्मली फाइनेंस अरेंजमेंट बोलेंगे। तो फाइनेंस अरेंजमेंट की अकाउंटिंग कैसे करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन लाइबिलिटी। चलो तो की इशू मैंने आपको समझा दिया। ट्रीटमेंट क्या करोगे, सेलर क्या करेगा, यहाँ पर सिंपल सी एक अकाउंटिंग एंट्री पास करना है उसको, कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है। क्या क्या नहीं करेगा देख लो, डू नॉट रिकॉग्नाइज, डू नॉट डी रिकॉग्नाइज पीपी, डू नॉट रिकॉग्नाइज द गेन या लॉस, डू नॉट रिकॉग्नाइज आरओयू असेट्स आर लीज लाइबिलिटी, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। अगर आईएफआरएस 15 की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम इसको बोलेंगे सेल एंड लीज बैक। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, सेल भी रिकॉर्ड करना पड़ेगी और हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा यहाँ पर लीज बैक को भी। लीज बैक में क्या करेंगे हम, आरओयू असेट्स रिकॉर्ड कर लेंगे और लीज लायबिलिटी भी रिकॉर्ड करेंगे। सेल में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सेल में हम गेन या लॉस जो भी आ रहा है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। चलो देखते हैं। इफ सेल डस अकर, सेलर क्या करेगा, ये चार काम करेगा, बता दिया, फटाफट बोल देता हूँ। रिकॉग्नाइज आरओयू एसेट्स, रिकॉग्नाइज लीज लायबिलिटी, डी रिकॉग्नाइज पीपीई और रिकॉग्नाइज गेन या लॉस ओनली, ठीक है। अब ये रिकॉग्नाइज करोगे आरओयू एसेट्स कितने पर करोगे, जितना पोर्शन आप रिटेन कर रहे हो, है ना। तो देखो, जब आप सेल एंड लीज बैक करते हो मतलब कुछ ना कुछ सेम असेट्स आपकी जा रही है और सेम असेट्स वापस आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें आप राइट जो है वो रिटेन करके रखते हो, तो वो निकालना है। क्या कैसे निकालना है, बहुत इजी है काम। क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट को डिवाइड कर देना फेयर वैल्यू से, तो आपका आ जाएगा कितना पोर्शन आप रिटेन कर रहे हो। और ये जितना पोर्शन आप रिटेन करोगे, है ना, फॉर एग्जांपल के लिए 40% आया, ठीक है, इसका मतलब आपने 60% क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो आरयू एसेट्स किस पर रिकॉर्ड हो जाएगी, जितना पोर्शन आपने रिटेन करा हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, रिटेन कैसे, रिटेन पोर्शन कैसे निकालना है और सोल्ड पोर्शन कितना निकालना है। एग्जांपल से समझते हैं सारी चीजें। पीपी कैरिंग अमाउंट, पीपी की कैरिंग अमाउंट कितनी, $100,000, फेयर वैल्यू है $150,000, और कंपनी ने सेल कितने में किया है इसको, $150,000 में, यानी कि आपके पास कैश कितना आया, $150,000, ठीक है।
इमीडिएट लीज इट बैक फॉर द 5 ईयर, 5 ईयर के लिए आपने इसको लीज पर ले लिया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स दे रखे हैं 60,000। तो देखो रिटेन पोर्शन कैसे निकालोगे, रिटेन पोर्शन निकालोगे 60,000, लीज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 60,000 डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, किससे करोगे, फेयर वैल्यू से, या $115,000 से। तो आपका रिटेन्ड पोर्शन निकल के आ जाएगा। चलो निकाल लो सबसे पहले वही काम, ये देखो हमने सबसे पहले रिटेन अर्निंग, रिटेन पोर्शन निकाल लिया। अब क्या करोगे, कितना ट्रांसफर कर रहे हो, अगर 40% रिटर्न कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है 60% आप ट्रांसफर कर रहे हो। चलो ये भी निकाल लिया। अब जो आपने सेल प्रोसीड करी है, $150,000 की सेल प्राइस है ना, उसमें से आप पूरा सेल नहीं कर रहे हो ना, कुछ लीज बैक पर भी ले रहे हो, तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कितना पोर्शन सोल्ड कर दिया आपने, 60%। तो $150,000 का आप 60% निकालो, यही आपकी क्या है, सेल्स प्राइस, मतलब एक्चुअल में इतना सेल्स हुआ है आपका, 90,000 का सेल हुआ, ठीक है। तो फिर आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी ट्रांसफर हुई, ये भी तो निकालो। $100,000 की आपकी कैरिंग अमाउंट थी, उसमें से ओनली 40% आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सॉरी ओनली 60% आप सेल कर रहे हो, यानी कि 60,000 की सेल कर रहे हो। तो आप क्या बोलोगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ द सोल्ड पोर्शन, इतनी कैरिंग अमाउंट की हमने क्या कर दिया, पीपीई ट्रांसफर कर दी। तो 60 की चीज हमने 90 में सेल करी, तो हमें 30,000 का क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो निकाल लो गेन, गेन आ गया ये आपका 90 माइनस 60, 30,000। चलो अब लीज बैक की रिकॉर्डिंग कर लो, सेल ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हो गया, अब लीज बैक कर लो रिकॉर्ड, क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आरओई असेट्स रिकॉर्ड करोगे, कितने पर करोगे, तो देखो आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, $100,000, ठीक है। इसमें से रिटर्न पोर्शन कितना, 40%, यानी कि 40,000। और लीज लाइबिलिटी किस पर रिकॉर्ड करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पर, तो वो भी दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना था, 60,000 था। चलो तो ये देखो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया आपका। अकाउंटिंग एंट्री भी अगर आपसे पूछी है तो ये देखो अकाउंटिंग एंट्री कर देना, सिंपल सी बात है ना। सबसे पहले करना डी रिकॉग्नाइज ऑफ पीपी, आपके पास से ये पीपी जा रही है, ठीक है। अब एक आप रिकॉर्ड करोगे असेट्स को, आरओई असेट्स जिसको बोलेंगे, कितनी, 40,000 अभी यहाँ निकाली हमने, ये देखो कैश कितना आया था आपके पास, वो भी डेबिट हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें डेबिट हो गई 190, और पीपी चली गई आपके पास, गेन हो गया आपको 30,000 का, और लीज लाइबिलिटी आपकी 60,000 रिकॉर्ड हो गई। ये हो गया सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिकी पॉइंट पर। ट्रिकी पॉइंट नंबर 2, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द आरओई एसेट्स एंड लीज लाइबिलिटी। तो इनिशियली हम किस पर मेजर करते हैं, हमें ये भी प्रॉब्लम आती है निकालने में। तो अभी लीज लाइबिलिटी तो हमने देख ली, किस पर रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब जो लीज पेमेंट जनरली आपके एग्जाम में पता है, लीज पेमेंट फिक्स होते हैं। कभी कभी हो सकता है कि गारंटेड रेसिजुअल वैल्यू भी आपने दे दी हो, क्योंकि आप असेट्स का यूज करोगे, तो आप हो सकता है कि आप उस असेट्स का कुछ ज्यादा यूज कर लो, जिससे उसके रेसिजुअल वैल्यू गिर जाए, है ना। तो आप क्या देते हो, गारंटी देते हो, लेसर को क्या देते हो, गारंटी देते हो कि आपके असेट्स की इतनी वैल्यू तो मिलेगी, अगर नहीं मिली तो मैं आपको पे कर दूंगा, उतना बैलेंस में पे कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं गारंटेड रेसिजुअल वैल्यू। तो अगर ये क्वेश्चन में दे रखी हो तो इसको भी आप क्या कर देना, लीज लाइबिलिटी में इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर देना। लेकिन है ना, एफआर लेवल पर ये क्वेश्चन नहीं आता, जनरली मैंने देखा है कि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछते। चलो इसके अलावा अगर आप टर्मिनेट करते हो लीज लीज कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस केस में पेनल्टी आपको देना पड़ेगी। अगर वो आप रिजनेबली सर्टन कर पा रहे हो कि इतनी लाइबिलिटी आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगी, तो आप उसको भी इंक्लूड कर लेना। जनरली ये भी नहीं पूछा जाता, तो क्या पूछा जाता है, एकदम सिंपल सा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आपको कंसिडर करना है। आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एफआर लेवल पर लीज लाइबिलिटी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। चलो आरओ एसेट्स किस पर रिकॉर्ड करते हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये टेस्ट भी किया जाता है। आरओई एसेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी, यानी कि लीज लाइबिलिटी आपकी क्या है, आरओई एसेट्स रिकॉर्ड हो जाती है। जनरली क्या होता है, आरओई एसेट्स इक्वल्स टू लीज लाइबिलिटी होता है। लेकिन कभी कभी आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो, क्या कर देते हो, एडवांस में पेमेंट कर देते हो, लीज पेमेंट करते हो ना, तो एडवांस में करते हो। तो फिर उस केस में वो प्रेजेंट वैल्यू तो आपने कौन सी निकाली, जो फ्यूचर में पेमेंट जाने वाले उसकी, और जो आज ही दे रहे हो पेमेंट, एडवांस में दे रहे हो, प्रीपेड दे रहे हो, उसको भी तो ऐड करोगे, वो भी तो आप एक तरीके से पे कर रहे हो उस असेट्स के लिए। तो ध्यान रखना ये भूल जाते बच्चे। तो आप आरओई असेट्स कैसे रिकॉर्ड करोगे, लीज लाइबिलिटी प्लस प्रीपेड लीज पेमेंट, है ना। तो एफआर लेवल पर ये जनरली पूछा जाता है। अब अगर मान के चलो आपने इस असेट्स पर और भी कोई डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड कर दी, तो वो भी इंक्लूड कर देना, क्योंकि ये तो असेट्स की पार्ट बन जाता है। अब अगर आपको कोई लीज इंसेंटिव मिलता है, क्या बोल रहा हूं मैं, लीज इंसेंटिव मिलता है इससे रिलेटेड, तो इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, आरओई एसेट्स में से ये माइनस कर देना, जनरली नहीं नहीं पूछते।
ठीक है, ये दो पॉइंट पूछे जाते हैं, लीज लाइबिलिटी जनरल पॉइंट है, और एक ये प्रीपेड लीज पेमेंट। चलो तो एग्जांपल कर लेते हैं इसका। देखो, लीज पेमेंट कितने हैं आपके, $100,000 पर ईयर फॉर द 4 ईयर। तो ये लीज पेमेंट है, अगले 4 साल में $100,000 पर ईयर जाएगा। तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उस पर हम लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन होगा क्वेश्चन में, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इससे मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आज के दिन का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ जाएगा। इस पर आप लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, प्रीपेड रेंट दे रखा है यहाँ पर 20,000 का। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली कितना दे रहे हो, आप हर साल $100,000 तो दोगे, प्लस आप करंट में मतलब इमीडिएट अभी 20,000 भी दे रहे हो प्रीपेड। ठीक है, तो इसको भूल जाओगे आप लेना, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया इसको अभी। लीज लाइबिलिटी किस पर रिकॉर्ड हो गई, $100,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट बोलते हैं इसको। ठीक, आरओई एसेट्स जनरली ये भी इसी पर रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ली प्रीपेड रेंट भी है, यानी कि प्रीपेड लीज पेमेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एडवांस लीज पेमेंट। ठीक है, तो ये 20,000 भी इंक्लूड कर लेना, तो आरओई एसेट्स आपकी ये रिकॉर्ड हो गई। तो आप हमेशा ऐसा मत बोलना कि जितने लीज लाइबिलिटी होती है सेम उतनी ही आरओई एसेट्स क्रिएट होती है, डिफरेंट हो सकती है। ये देखो आपके सामने एग्जांपल। चलो आते नेक्स्ट, ट्रिकी पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑफ आरओयू एसेट्स। कितने ईयर तक डेप्रिसिएशन लगाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाते बच्चे इसमें, एग्जामिनर का ये कमेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप असेट्स का बेनिफिट कितने ईयर्स तक लोगे, उतने ईयर्स में आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, दैट्स इट। लीज टर्म है 10, लीज टर्म है 5 ईयर, और असेट्स की यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, आपने लीज पर 5 साल के लिए लिया है ओनली। तो बताओ डेप्रिसिएशन कितने साल में लगाओगे, विच एवर इज लोअर, लीज टर्म या यूजफुल लाइफ, विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है यहाँ पर, लीज टर्म, तो यानी कि 5 ईयर में आप डेप्रिसिएट करोगे। ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ये बनता है कंसेप्ट के बेसिस पर। कंसेप्ट क्या है, आप कितने साल तक आप यूज करने वाले हो, मतलब कितने साल तक इस असेट से बेनिफिट लोगे। तो ऑब्वियसली बात है ना, आपका लीज टर्म ही 5 ईयर का है, तो 5 ईयर बेनिफिट लेने वाले हो, तो आप 5 ईयर में डेप्रिसिएशन लगाना। लेकिन इतना सिंपल होता तो फिर मैं लिखता ही नहीं पॉइंट यहां पर। अगर लीज टर्म के एंड में ये असेट्स आपको ट्रांसफर हो जाए, या आपके पास परचेस ऑप्शन है कि आप इस असेट्स को परचेस कर सकते हो, और आप रिजनेबली सर्टन भी हो कि आप परचेस कर लोगे, तो फिर बताओ मुझे आप इस असेट्स से कितने ईयर्स तक बेनिफिट लोगे, पूरे इंटायर यूजफुल लाइफ जो असेट्स की है उसमें आप बेनिफिट लोगे ना। तो डेप्रिसिएशन कितने ईयर तक लगना चाहिए, लॉजिकली बताओ, यूजफुल लाइफ तक। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लिस्ट में 5 ईयर्स, असेट्स की यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। ठीक है, इफ द ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर ना हो तो सिंपल सी बात है, आप कितने साल तक बेनिफिट लोगे, 5 ईयर तक। तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएट आरओयू एसेट्स ओवर द 5 ईयर्स। इफ ओनरशिप ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, तो डेप्रिसिएट आरओयू एसेट्स ओवर द 10 ईयर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिकी पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वर्सेस लीज पेमेंट, है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लीज पेमेंट को ही क्या मान लेते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस मान लेते हैं, ऐसा एग्जामिनर का कमेंट है। तो हमें क्या करना है, लीज पेमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट, एक होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट, बस यही निकाल के बता दो अगर पूछा तो। ये देख लो, लीज लाइबिलिटी ओपनिंग की कितनी ये है, आप इस पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो ये आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल 10%, है ना। लीज पेमेंट कितना है आपका, $100,000, तो प्रिंसिपल पोर्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे, इस लीज पेमेंट में से आप माइनस कर देना इंटरेस्ट कंपोनेंट, तो क्या बचेगा आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट। ठीक है, चलो बढ़ते नेक्स्ट। ट्रिकी पॉइंट नंबर 5, शॉर्ट टर्म वर्सेस लो वैल्यू असेट्स। हमारे पास एक ऑप्शन है, आईएफआरएस 16 ने हमें एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपकी शॉर्ट टर्म लीज है, यानी कि शॉर्ट टर्म बोले तो 12 मंथ या उससे कम का लीज टर्म है, तो आप लीज अकाउंटिंग मत करो उस पे, आप कॉम्प्लिकेटेड मत करो ना, क्यों कर रहे हो, नॉर्मल इसको रेंटिंग अकाउंटिंग कर लेना, क्या कर लेना, नॉर्मल रेंटिंग अकाउंटिंग कर लेना। अगर लो वैल्यू असेट से, एक तो हो गई ये शॉर्ट टर्म, अगर आपकी लो वैल्यू असेट्स है तो उस केस में भी आपको रिलैक्सेशन दे दिया कि आप लीज अकाउंटिंग मत करना, आप नॉर्मल अकाउंटिंग कर लेना, रेंटिंग की अकाउंटिंग कर लेना। ठीक है, तो लो वैल्यू असेट्स मतलब किसकी देखेंगे, लो वैल्यू असेट्स न्यू असेट्स की देखी जाती है, ध्यान रखना, ओल्ड की मत देख लेना, ओल्ड की ऑब्वियसली बात है ना, वो तो लो ही आएगी, तो न्यू की देखना है हमें। if a lease is the 12 month or less or for a low value assets, then the lessee can
एक्सपेंस लीज पेमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी आप एक्सपेंस पेड करोगे, जो भी लीज पेमेंट करोगे, उसको पूरा के पूरा आप कहां ले जाना, P&L में एक्सपेंस मान लेना, ठीक है। तो यहां पर इस केस में आपको आरओ एसेट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लीज लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, ठीक। लो वैल्यू असेट्स का एग्जांपल दे रखा है, लो वैल्यू ऑफ न्यू असेट्स। न्यू असेट्स एग्जांपल, स्मॉल आईटी इक्विपमेंट, ऑफिस के प्रिंटर हो गए, लैपटॉप हो गए, फोन्स हो गए, ठीक है। ओल्ड असेट्स वुड नॉट क्वालिफाई एज अ लो वैल्यू असेट्स। ध्यान रखना, ओल्ड असेट्स जो है वो क्वालिफाई नहीं होगी लो वैल्यू असेट्स। ऑब्वियसली बात है ना, ओल्ड की तो कम ही रहना है हमेशा। चलो, तो इसी के साथ ये स्टैंडर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट और लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।